من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہ نشین پر تشریف فرما مجلسی اراکین اسمبلی، سابق اراکین بلدیہ، امیدواران بلدی انتخابات، قائدین مجلس، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، حضرات، بلدی انتخابات کے سلسلے میں آج آپ اور ہم اس انتخابی مہم کا حصہ بننے کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ موسم ضرور سرد ہے، بادل گہرے ضرور ہے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اور یہ انتخابات ایسے وقت میں منعقد کیے جا رہے ہیں جب ملک کے سامنے بے شمار مسائل ہیں، اور ان انتخابات سے ڈیڑھ سال پہلے پارلیمانی انتخابات ہوئے، پھر 2 سال پہلے اسمبلی انتخابات ہوئے، اور پارلیمانی و اسمبلی انتخابات کے بعد ملک آج کورونا سے لڑ رہا ہے، کووڈ سے پریشان ہے، معاشی پریشانیوں سے دوچار ہے، صنعتیں بند ہو رہی ہیں، کاروبار تباہ ہو رہے ہیں، بیماری سے لوگ لڑ رہے ہیں اور کئی اموات ہو رہے ہیں، ملک کی معیشت تباہی کے دہانے پر ہے، مہنگائی اپنے عروج پر ہے، اور 12 کروڑ لوگ کووڈ کی وجہ سے اپنے نوکریوں سے محروم ہو گئے، بے روزگار ہیں، چھوٹی صنعتیں مکمل بند ہو گئی ہیں، روپیے کی قدر گرتی جا رہی ہے، اور ہماری سرحدوں کو پار کر کر چین کی فوج ہندوستان کے حدود میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ نہ صرف کوشش بلکہ ہمارے کئی سپاہی ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں۔ تو ایسے ان حالات میں یہ بلدی انتخابات، اور ان بلدی انتخابات میں وہ لوگ جن کو اس ملک کی ذمہ داری ہندوستان کی عوام نے دی، اور یہ ذمہ داری اس لیے دی کہ یہ اس ملک کی نہ صرف سرحدوں کی حفاظت کرے بلکہ اس ملک کی بے روزگاری کو دور کریں، ملک کی بدحال معیشت کو استحکام بخشیں، اور کمزور ہوتی ہوئی معیشت کو مضبوط کریں،
रुपये की गिरती हुई खदर को बचाएं, बेरोजगारी को दूर करें, बंद होती हुई सनतों की मदद करें, भूखों की मदद करें, कोविड से मुकाबले के लिए हुकूमत ताउन करे, मदद करे। लेकिन आज इन सब चीजों को छोड़ अगर इस मुल्क की भागदौड़ संभालने वाले अगर कहीं नजर आ रहे हैं तो वह शहर हैदराबाद के बल्दी इंतखाबात में नजर आ रहे हैं, वुज़रा नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सदर नजर आते हैं, बड़े बड़े लीडर्स नजर आ रहे हैं। और हैदराबाद का रुख और हैदराबाद की बल्दी इंतखाबात और जिक्र व तस्करा है तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का जिक्र व तस्करा है तो सर्जिकल स्ट्राइक करने का पुराने शहर पर जिक्र व तस्करा है तो पुराने शहर में पाकिस्तानियों की मौजूदगी का जिक्र तस्करा है तो रोहिंग्यों का पुराने शहर में मौजूदगी का जिक्र व तस्करा है। तो यही कि हैदराबाद शहर दहशतगर्दों का एक मरकज बन चुका, जिक्र व तस्करा है तो ओवैसी बरादरान और ओवैसी ब्रदर्स की गर्दनों को पैरों के नीचे दबाने का जिक्र तस्करा है तो असदुद्दीन ओवैसी को जिना से जोड़ने का जिक्र तस्करा है तो अकबरुद्दीन ओवैसी को फिरका परस्त कहने का जिक्र तस्करा है तो सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का, पुराने शहर का, हैदराबाद का और मुसलमानों का। तो सवाल यह पैदा होता है क्या ओवैसी बरादरान की गर्दनों को अपने पैरों में दबाने से क्या चीन की फौज की ताकत कम होने वाली है? क्या पुराने शहर के मुसलमानों को दहशतगर्दी का मरकज कहने से क्या हिंदुस्तान के बेरोजगार नौजवानों की बेरोजगारी दूर होने वाली है? सवाल है कि हैदराबाद में पाकिस्तानी है, रोहिंग्या है और सर्जिकल स्ट्राइक करने से क्या इस मुल्क की मईशत बेहतर होने वाली है? क्या रुपये की कदर बढ़ने वाली है? क्या सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कोविड का खात्मा होगा? क्या कोरोना खत्म हो जाएगा? लेकिन आज इन लोगों को मुल्क से मोहब्बत नहीं, मुल्क के बेरोजगार नौजवानों की फिक्र नहीं, मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने की इनमें ताकत और क़यादत नहीं, चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की इनके पास जुर्रत नहीं, मईशत को सुधारने की कोई मनसूबाबंदी नहीं। सिर्फ अगर कुछ है तो नफरत, जहर और इस मुल्क को बांटकर, तकसीम कर, नफरत के जरिए अपने इख्तिदार के कुर्सियों पर चिमट कर बैठे रहना। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन मजहब की सियासत नहीं करती, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन मतलब की सियासत नहीं करती, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन एक मकसद की सियासत करती है, मकसद को लेकर चलती है। और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने अपने अहिया से लेकर आज तक एक मकसद को लेकर आगे बढ़ी है। और वो मकसद क्या था? मरकज सियासी का मकसद था। वो मकसद क्या था? तालीमी पसमानदगी को दूर करने का। वो मकसद क्या था? माशी
पसमानदगी को दूर करने का मकसद लेके चली। वो मकसद क्या था? इत्तेहाद को पैदा करना। मकसद लेके चली कि सेहत के मैदान में काम करें, सियासत के जरिए नाइंसाफियों पर आवाज उठाएं, मरकज सियासी के जरिए अपने नुमाइंदों को ऐवान पार्लियामेंट व असेंबली वो बल्दिया तक पहुंचाएं। मकसद क्या था? कि ऐवानों में जाकर मसाइल के लिए जिद्दोजहद करें। आज कई सियासी जमातें अपने मंशूर को इजरा करते हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टोज देते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, कितने मैनिफेस्टोज आए 70 बरस की हिंदुस्तान की आजादी में? कई इंतखाबात हुए, कई मैनिफेस्टोज आए। क्या मैनिफेस्टोज पर अमलावारी हुई? क्या वादे वफा हुए? क्या ऐलानात पर अमल करे? क्या तयख्खुनात को पूरा किया? सिर्फ वादे, ऐलानात, लेकिन हुआ क्या? क्या 2014 में 15 लाख अकाउंट में डालने का वादा नहीं किया? क्या 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा नहीं किया? क्या स्मार्ट सिटीज का वादा नहीं किया? कहां है 15 लाख? कहां है 2 करोड़ नौकरियां? कहां है स्मार्ट सिटीज? चार मीनार पर वाईफाई फ्री। अरे फ्री तो छोड़ो, पैसे का वाईफाई भी चार मीनार के पास नहीं आता है। स्मार्ट सिटीज कहां है? हुसैन सागर कट्टे को खाली कर देंगे, साफ कर देंगे। खाली हुआ? साफ हुआ? बेरोजगारी का भत्ता देंगे, बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा किया। अपने मैनिफेस्टोज में और बजट में रियासत के 18,000 करोड़ रुपया रखा। कोविड के बाद इतनी बेरोजगारी, क्या बेरोजगारी का भत्ता दिया जा रहा है? आप खुद गौर करिए। ये लोग सिर्फ बातें करते हैं, जबानी जमा खर्च और काम कुछ नहीं। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने काम किया है। मजलिस ने सिर्फ जज्बाती नारों या जज्बाती तकारीर के जरिए अवाम के वोटों को बटोर कर ऐवानों की जीनत नहीं बनी, या कुर्सियों पर बैठकर खामोश तमाशाई नहीं रहे। ऐवान पार्लियामेंट हो तो तलाक सलासा पर आवाज बुलंद करने वाली वाहिद जमात खड़े रहकर बेबाकी के साथ अगियार और बातिल ताकतों की आंख में आंख मिलाकर हक बयानी के जरिए अपनी आवाज को ऐवान में रखने वाली का नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। क्या इस बात से कोई इनकार करेगा? तन्हा खड़े रहा 500 चिल्लर के सामने, लेकिन कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं, हक बयान करता रहा किसी की परवाह किए बगैर। फिर ऐवान पार्लियामेंट में जो भी कानून आए, सीएए हो, एनआरसी का कानून हो, तो ठहर कर तन्हा बहस करता हुआ वो कानून जो बना नहीं था उस कागज को फाड़ कर ऐवान पार्लियामेंट में फेंक कर अपने एहतजाज को बुलंद करवाया। क्या यह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की सही मानों में नुमाइंदगी नहीं है आपके लिए? मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन काम कर रही है। अगर ऐवान पार्लियामेंट में यह काम किया तो क्या ऐवान असेंबली में हम 7 अराकीन असेंबली ने मिलकर काम नहीं किया? अरे हमारे तो इतने ज्यादा बड़े बड़े कारनामे हैं,
اگر مورخ کا قلم آزاد ہوگا تو ضرور مورخ لکھے گا کہ کم تعداد میں رہنے کے باوجود بھی اتنے بڑے بڑے اور اتنے زیادہ کام کرانے والی ہندوستان میں اگر کوئی سیاسی جماعت ہے اور کسی ایوان میں کیا ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے، جس نے آندھرا کی اسمبلی سے لے کے تلنگانہ کی اسمبلی میں کام کیا۔ کیا اس حقیقت سے کوئی انکار کرے گا کہ ہم نے ایک مقصد کو لے کر آگے بڑھتے رہے؟ ہمارا مقصد مرکز سیاسی تھا، تعلیم تھا، معاشی میدان میں تھا۔ تو آپ بتاؤ، کیا ہم نے مرکز سیاسی کے ذریعے ہماری سوچ کو، ہماری فکر کو، ہمارے پیغام کو شہر حیدرآباد سے نکال کر کیا ہندوستان کے دوسرے حصوں میں نہیں پہنچایا؟ کیا ہمارے پیغام کو آج مہاراشٹر قبول نہیں کر رہا ہے؟ ہمارا پیغام ہمارے شہر سے نکل کر بہار تک گیا اور بہار کی عوام نے قبول کیا۔ ہماری سوچ، ہماری فکر مہاراشٹر گئی تو مہاراشٹر کی عوام نے ہماری سوچ کو، ہماری فکر کو قبول کیا۔ ہماری سوچ اتر پردیش گئی تو وہاں کی عوام نے ہماری سوچ کو، ہماری فکر کو، ہمارے پیغام کو قبول کیا۔ آج ہندوستان کے ہر کونے کونے میں ہمارے مرکز سیاسی کے پیغام کو قبول کرنے کی بے چینی ہے تو بیرسٹر اسد الدین اویسی کی آواز کو سننے کی طلب ہے۔ یہ کام مرکز سیاسی سے ہم نے حاصل کیا تو ہم نے حکومتوں میں، ایوانوں میں اپنے مسائل کو رکھا، جدوجہد کی، مسائل کو حل کرانے کی کوشش کی، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے طور پر بھی 62 برس کی مجلس کی تاریخ میں ہم نے کام کیا۔ مجلس کے پاس کیا تھا؟ احیا کے وقت ایک ٹوٹا قلم، ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا، اور کیا تھا بتاؤ؟ ارے مجلس نے 62 برس کی جدوجہد میں دارالسلام کو حاصل کیا۔ دارالسلام حاصل ہونے کے بعد ایک سکول کھولا، آئی ٹی آئی انسٹیٹیوٹ کھولا۔ آئی ٹی آئی انسٹیٹیوٹ کے بعد سیاسی حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 1984 میں دکن میڈیکل کالج، وہ انجینئرنگ کالج کا قیام کیا، اور دکن میڈیکل کالج کے ذریعے ہزاروں ڈاکٹر آج دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے۔ امریکہ ہو، لندن ہو، آسٹریلیا ہو، نیوزی لینڈ ہو، سعودی عرب ہو، خلیج ہو، کویت ہو، دبئی ہو، ہندوستان کا کونا کونا، دنیا کا کوئی بڑا شہر ایسا نہیں جہاں پہ دکن میڈیکل کالج سے پاس ہونے والے ڈاکٹرز آج خدمات انجام نہیں دے رہے ہیں۔ آج دنیا کے ہر کونے میں مجلس اتحاد المسلمین کے انجینئرنگ گریجویٹس موجود ہیں۔ آج شہر حیدرآباد میں اویسی ہاسپٹل جیسی عالی شان عمارت کھڑی ہے بیماروں کا علاج کرتی ہوئی۔ اسرا ہاسپٹل آج سے 10 برس پہلے 20-25 ہزار اسکوائر فٹ پر تھا، آج 4.5 لاکھ کے اسکوائر فٹ پر تعمیر ہوا۔ 200 کروڑ کے صرفے سے ایک سپر اسپیشلٹی کا ہاسپٹل آج کھڑا ہے غریبوں کی خدمت کرنے کے لیے۔ کم سے کم خرچے پہ بڑے سے بڑے علاج کا انتظام اویسی و اسرا ہاسپٹل میں۔ کیا یہ کام نہیں؟ اویسی ہاسپٹل کے کیمپس میں صرف 2 بلڈنگیں تھیں، ایک اویسی ہاسپٹل کی 7.5 لاکھ اسکوائر فٹ کی، اور دوسری قریب 50,000 اسکوائر فٹ کی میڈیکل کالج کی عمارت۔ لیکن آج اویسی ہاسپٹل کی عمارت ہے 7.5 لاکھ اسکوائر فٹ کی، تو 1.5 لاکھ اسکوائر فٹ پہ میڈیکل کالج کی نئی عمارت، کینسر سینٹر کی عمارت 2,40,000 اسکوائر فٹ،
हॉस्टल की इमारत, गर्ल्स हॉस्टल 1.5 लाख स्क्वायर फीट पर, बॉयज हॉस्टल 1.5 लाख। अगर हम सिर्फ मेडिकल कैंपस ओवैसी और असरा का ले ले तो 14.5 लाख स्क्वायर फीट की तामीरों की इमारतें आज खड़ी हैं। असरा हॉस्पिटल के पीछे 1500 गज जमीन पर पार्किंग लॉट बन रहा है। 7 मंजिला पार्किंग लॉट। गाड़ियां एक तरफ से जाएंगी, दूसरे तरफ से निकल जाएंगी, क्योंकि मुझे एहसास है कि असरा हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों की वजह से असरा हॉस्पिटल के अतराफ रहने वाले लोगों को काफी दुश्वारी, काफी परेशानियां हैं। डॉक्टरों के गाड़ियां, मरीजों के गाड़ियां जैसे चाहे खड़ा देते हैं, उसके लिए पार्किंग लॉट की तामीर। ओवैसी हॉस्पिटल में इंशाअल्लाह ताला 1.5-2 बरस में ओवैसी कैंसर एंड रिसर्च सेंटर का भी ख्याल होगा। 150 करोड़ रुपए के सरफे से कैंसर के आला तरीन आलात आएंगे, रोबोटिक सर्जरी आएगी, गामा नाइफ, पेट स्कैन, ये सारे आलात आएंगे। अरे आप बताओ, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने यह काम किया, क्या किसी और ने इतना काम किया? दारुस्सलाम की इमारत देखो, दारुस्सलाम की इमारत पहले एक गेट थी, एक कमान थी, आज दारुस्सलाम के 3 कमान हैं। दारुस्सलाम के ऊपर और एक फ्लोर, और फिर कमानों के साथ पूरा नूर महल, जो पुरानी इमारत को हमने नया बनाया, और पूरे दारुस्सलाम में कैंपस को बना रहे हैं, और एक 4,500 लोगों के बैठने का एक आलीशान ऑडिटोरियम भी दारुस्सलाम में इंशाअल्लाह ताला आने वाला है। अरे ये काम किसी और ने किया क्या बताओ? अरे हम काम करते हैं, काम के जरिए अपनी पहचान को छोड़ते हैं। कोविड के वक्त कितना काम किया। असरा हॉस्पिटल, वो ओवैसी हॉस्पिटल में हमने करीब 500 पेशेंटों का इलाज किया कोविड के वक्त। लोग बोले कि असरा को खोल नहीं रहे हैं, ओवैसी को खोल नहीं रहे हैं। अरे कोविड के इलाज का इंतजाम करके खोलना पड़ता है, ऐसे ही नहीं खोल सकते। हाई फ्लो नेजल कैनुलास हम खरीदे, वेंटिलेटर्स हम खरीदे, मैकवे कंपनी के वेंटिलेटर्स कहीं पर नहीं थे। 40 नए वेंटिलेटर्स लिए, 15 हाई फ्लो नेजल कैनुलास लिए, मल्टी पैरा और 5 पैरा मॉनिटर्स लिए। पूरा एक फ्लोर असरा में, पूरा एक फ्लोर 200 बेड्स के साथ ऑक्सीजन, वैक्यूम और एयर के प्रेशर्स के साथ इंतजाम कराए, रातों रात बनाए, 15-20 दिन में बनाए, इक्विपमेंट मंगाए, डॉक्टर्स को मंगाया और वहां पर हमने इलाज करवाया। दूसरे दवाखानों में 10-10 लाख, 20-20 लाख लिए, हमारे पास 1.5-2 लाख, 3 लाख में भी हमने इलाज किया। दवाइयां नहीं थे, रेमडेसिविर नहीं थी, ये दवा मंगाए। दूसरे दवाएं जो जरूरी थे पूरे मंगा कर रखे, स्टॉक बनाया। पीपीई किट्स नहीं थे, मास्क नहीं थे, सब कुछ इंतजाम किया और काम किया। कोई मामूली काम नहीं था, कोई आसान नहीं है। अरे सियासी जमात का काम ऐवानों में लड़ना, रोड बनाना, मोरी बनाना, पानी की लाइन बिछाना, लाइट लगाना, यही होता है। लेकिन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन बल्दी बरखी आब आसानी से हटकर
تعلیم کا کام کیا, صحت کا کام کیا, آپ کے دکھ درد میں آپ کے درمیان میں رہنے کا کام کیا. کیا کسی اور نے کیا؟ لاک ڈاؤن میں ایک طرف ان دواخانوں کو دیکھتا تھا تنہا, تو دوسری طرف 1,00,000 راشن کے کٹس ہم نے تقسیم کیے, 1,00,000 پکا ہوا کھانا ہم نے تقسیم کیا. کیا کسی نے کیا یہ کام؟ ارے لوگ تو دولت بٹور کر چلے جاتے ہیں, ہم دولت بٹورے نہیں. اس عوام کی محبت اور دعاؤں سے جو اقتدار ملا, جو محبت ملی, جو حیات ملی, جو طاقت ملی, اس کے ذریعے اللہ نے ہم گنہگاروں کو اس قابل بنایا کہ اللہ کی اور آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے ہم کو کچھ دولت سے نوازا, تو ہم نے اس دولت کو پلٹ کر آپ کے حوالے کر دی. اپنے گھروں کو نہیں بھرے. کیا کسی اور نے ایسا کام کیا؟ اکبر الدین اویسی کو فرقہ پرست کہنے والوں, میں تم سے سوال کرتا ہوں, تم نے کتنے غریبوں کو اناج دیا, کتنے بھوکوں کو کھلایا, کتنے بچوں کو تم پڑھا رہے ہو؟ میرا تم سے سوال ہے. ارے آج جہاں میں کھڑا ہوں, اس جلسے کی بنیاد بھی رکھنے والے کا نام اکبر الدین اویسی ہے. اس مقام پر یہ علاقہ کبھی چندرائن گٹے میں تھا. نہ صرف یہ, مغل پورہ, سلطان شاہی, سید علی چبوترا, علی آباد, لال دروازہ, سلطان شاہی, چھتری ناکا, کندیکل گیٹ, اپو گڑا, یہ سب بارکس تک, بلہ گڑا, تالاب کٹا, امان نگر کالونی, رنگیلی کھڑکی, اندھیری گلی, یہ سارے علاقے چندرائن گٹے میں تھے. اکبر الدین اویسی اپنے حلقے کی عوام کی اس قربانی, اس اعتماد, اس محبت کو کبھی بھلا نہیں سکتا. جب ایک 25 برس کا نوجوان اپنے باپ, اپنے صدر کے حکم پر آپ کے درمیان میں آیا, تو آپ نے اس نوجوان کی نوجوانی کو نہیں دیکھا, آپ نے مجھے کامیابی دی. تو اکبر الدین اویسی, یہ علاقہ اس کے حلقے میں سے ٹوٹنے کے بعد کیا اس حلقے کو فراموش کر دیا؟ ارے آج یہ عشرت محل پرانا جو شادی خانہ تھا, وہاں پر اسکول کی عمارت کو جا کر دیکھو. 1400 گز زمین پر 7 منزلہ عمارت, 60,000 اسکوائر فٹ کی عمارت. کس کے لیے؟ کیا میرے لیے؟ کیا میرا گھر ہے؟ کیا میرا محل ہے؟ نہیں. غریب, یتیم, بے سہارا بچے جو کبھی اسکول کو جانے کا سوچ نہیں سکتے, ان کے تعلیم کے انتظام کے لیے وہ ایک عالی شان عمارت کھڑی ہے. اور وہ جب کھڑی ہے تو کوئی خیراتی یا امدادی مدرسہ نہیں ہے. ارب پتی, کروڑ پتی کے رئیسوں کی اولاد کے پڑھنے والے اسکولوں میں بھی ایسی شاندار کلاس رومز اور ایسی شاندار بلڈنگ نہیں جو اکبر الدین اویسی نے غریب مسلمان بچوں کی تعلیم کے لیے بنایا ہے. صرف وہاں نہیں, تالاب میر جملہ نیچے اتر جائیے, جا کر دیکھیے, وہ جو کبھی ڈیزلنگ اسکول تھا, آج وہ اسکول 7 منزلہ عمارت چھت پڑ گئی ہے. قریب 1,00,000
5,000 स्क्वायर फीट पर वहां पर भी एक स्कूल तामीर होगा, जूनियर कॉलेज भी उसमें होगा। उससे आगे बढ़िए, नशेमन नगर में 600 गज पर 35,000 स्क्वायर फीट पर करीब 2,000 बच्चे स्कूल में ज़ेर तालीम है। नशेमन नगर के स्कूल में वो भी किसने बनाया? मैंने बनाया। उससे आगे बढ़कर जाओ तो सालम चौक के पास हेल्थ सेंटर। अरे मैं तो नहीं जानता इसकी कीमत क्या है, लेकिन करीब सिर्फ मेरे स्कूलों की इमारत और जमीन की कीमत को अगर ले लें तो 50 करोड़ से जायद का सरफे की इमारतें आज खड़ी हैं, आपके लिए, आपके बच्चों की तालीम के लिए, गरीबों के रोशन मुस्तकबिल के लिए, सुनहरे मुस्तकबिल की तामीर के लिए। क्या इस काम को कोई इनकार करेगा? मैं तो यही कह सकता था कि मेरे हलके में नहीं है, क्यों बनाऊं? नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर सिर्फ चंद्रायन गुट्टी की आवाम का हक नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी की जान, उसकी सांस, उसकी ये हयात कर्जदार है, तो हर उस हाथ उठाकर दुआ देने वाले की कर्जदार है जिसने मेरी हयात के लिए दुआएं की, रोजे रखे, काबे का तवाफ किया, ओवैसी हॉस्पिटल में खड़े रहे तो केयर हॉस्पिटल के सामने 5 दिन तक रुके रहे। मैं उन लोगों के एहसान को कभी भुला नहीं सकता। यह हमारा काम है। और इस काम के बाद भी लोग इल्जाम लगाते हैं, रियासत नगर में स्कूल और एक इमारत जूनियर कॉलेज की जमाल कॉलोनी में, उसके बाद बाबा नगर में स्कूल, नरखी फूलबाग में स्कूल, सलाला में स्कूल, बल्लागुड़े में केजी और पीजी का कैंपस। अरे आज जो 20-22 बरस में तालीम के मैदान में मैंने काम किया है, अगर इन सारे इमारतों और जमीन की कीमत अगर आज की मार्केट के वैल्यू के जरिए लगा ली जाए तो कम से कम 500 करोड़ के असासे हैं जो मैंने आवाम के नाम कर दिए, आपके नाम कर दिए। अरे ये काम हमने किया। हम सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं करते, काम करते हैं। शायद आज मेरे अंदाज़े बयां, अंदाज़े गुफ्तगू आपको पसंद न आए कि आज अकबरुद्दीन ओवैसी वो फर तेज तर्रार तकरीर नहीं कर रहे हैं। नहीं, जब जिस चीज की जरूरत रहेगी अकबरुद्दीन ओवैसी वैसी तकरीर करेगा। आज ये भी बात आवाम के सामने लानी जरूरी है, इसलिए ला रहा हूं। SC ST BCs के बराबर स्कॉलरशिप हमने लाई, ओवरसीज स्कॉलरशिप हम लाए, औकाफी जायदादों का तहफ्फुज हमने किया। अनीसुल गुरबा की जमीन हमने लाई, अनीसुल गुरबा की इमारत की तामीर हम करवा रहे हैं। दरगाह बराने शाह की इमारत वक्फ की आज बन रही है, वो भी हमने मंजूर करवाई। शादी मुबारक हमने मंजूर करवाया। 2000 करोड़ का अखिलियतों का बजट रियासत तेलंगाना में हमारी वजह से हुआ। और आज लोग कहते हैं सेक्रेटेरिएट की मस्जिद के बारे में, सेक्रेटेरिएट की मस्जिद शहीद हुई, हमको भी बराबर का गम। लेकिन क्या 300 गज और 150 गज के बजाय करीब 1500 गज जमीन को सेक्रेटेरिएट में हमने हासिल किया। चीफ मिनिस्टर ने मुझसे कहा कि अकबर भाई आप नक्शा बनाइए। आज नक्शा लाना चाहता था, नहीं ला सका, लेकिन जरूर बताऊंगा। इतनी बेहतरीन
मस्जिद और अल्लाह के घर की डिजाइनिंग और खूबसूरत मस्जिद बनी है कि देखने वाले देखकर बोलेंगे कि वाकई में क्या खूबसूरत मस्जिद है। मस्जिद जहां थी वहीं पर बनेगी, जितनी थी उससे बड़ी बनेगी इंशाअल्लाह ताला। मजलिस है, हम हैं, जरूर करेंगे, लेकिन उससे अहम काम जो हमने किया, मैं समझूंगा कि मजलिस की तारीख साज कामयाबियों में से एक बहुत बड़ी कामयाबी है जिसको उसकी हकीकी जगह नहीं मिली इस कारनामे की। और वो कारनामा क्या है? नोटराइज डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के बराबर होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये काम भी हमने करवाया। क्या या तालाब कट्टे में नोटरी पर घर नहीं, नोटराइज डॉक्यूमेंट पर है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं, ना कर्ज मिलता है ना उस कागज की कोई वजन है। लेकिन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ऑल नोटराइज डॉक्यूमेंट्स विल बी ट्रीटेड एज रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। आज पुराना शहर आधा नोटरी पर है, नोटरी के कागज पर है वो काम। अरे ये काम हम करा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इल्जाम कि मजलिस क्या करी। खुदारा गौर करो, गौर करो। आज दुश्मन पूरे सरो सामानी के साथ आगे बढ़कर आ रहा है, हम पर वार करने के लिए हमको निशाना बना रहा है, नए नए मंसूबे लेकर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है, तो सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहा है, रोहिंग्या पाकिस्तानी होने की बात कर रहा है। अरे अगर रोहिंग्या है, पाकिस्तानी है, तो किशन रेड्डी तुम होम मिनिस्टर है ना, अमित शाह तुम होम मिनिस्टर है ना, किशन रेड्डी मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर होम है। क्या सो रहे हैं? पाकिस्तानी है यहां पे और तुम सो रहे हैं? अरे सिर्फ धोखा देने की बात करते कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ बातें। अरे आप गौर करो, क्या ये लोग कुछ कर रहे हैं? क्या इनके चाहने वाले इनसे सवाल कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे चाहने वाले 1000 सवालात के साथ हमसे सवाल करते हैं। अरे गौर करो, समझो, मुझे जो सुनाना है मैं सुनाऊंगा, तुमको जो सुनना है मैं नहीं सुनाऊंगा। सुनना है सुनो, जाना है जाओ। मुल्क खतरनाक हालात से, मैं कोई मदारी नहीं, कोई मस्खरा नहीं, कोई जोकर नहीं कि तुमको हंसाऊं। मैं हक बयान कर रहा हूं। मेरे दिल पे क्या गुजर रहा है मुझे मालूम। मेरी इज्जत आज खतरे में है, मेरी जान खतरे में है, मेरी शरीयत खतरे में है, मेरी मस्जिद खतरे में है, मेरी आबादियां खतरे में है, मेरी शहरियत खतरे में है, मेरी मां, मेरी बहन, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है। मैं हंसाने के लिए नहीं, वो तड़प को लेकर तुमको जगाने आया हूं, जगाने आया हूं। खुदारा समझो, CAA-NRC कोई छोटा कानून नहीं है। शरीयत का खात्मा कोई छोटी बात नहीं है। बाबरी मस्जिद की शहादत कोई छोटी बात नहीं है। टाडा और पोटा में हमारे बच्चों की जेलें कोई छोटी बात नहीं है। अखलाक की मौत कोई छोटी बात नहीं। रगबर की मौत कोई छोटी बात नहीं। खुदा गौर करो, समझो,
तुमको सिर्फ मस्खरापना सुधर रहा है तो अल्लाह तुमको कभी माफ नहीं करेगा। हम सबको इस दुनिया से जाना है। जब दुनिया से जाएंगे तो अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा कि ऐसे इस वक्त में भी मस्खरापना करते रहे, सोते रहे, ख्वाब गफलत में रहे, जब हमारी शिनाख्त खतरे में थी। अरे आज हमसे कहते हैं कि हम फिरका परस्त हैं। हम फिरका परस्त नहीं हैं। अखबारात लिखते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी फिरका परस्त है। अकबरुद्दीन ओवैसी फिरका परस्त नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी इंसाफ परस्त है, हक परस्त है। इंसाफ की आवाज को बुलंद करता है, हक की बात कहता है। अगर मेरे सामने एक ताकतवर है, एक कमजोर है, तो मैं ताकतवर की मदद करूं या कमजोर की मदद करूं? किसकी जोर से? तो हिंदुस्तान में कमजोर कौन है, पीछे कौन है, पिछड़ा हुआ कौन है? अवामी नुमाइंदे की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी है कि कमजोर को आगे बढ़ाऊं, पिछड़े को मदद करूं, पीछे वाले को आगे बढ़ाऊं। और वो पिछड़ा हुआ, पीछे और कमजोर अगर कोई है तो वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है। और मैं उस मुसलमान के लिए लड़ रहा हूं। तो क्या गलत है? क्या मैं मुसलमान को तालीम में आगे ना बढ़ाऊं? क्या मैं कमजोर मुसलमान को रोजगार में आगे ना बढ़ाऊं? नाइंसाफी, हक तलफी का शिकार मुसलमान की हक की लड़ाई ना लड़ूं? जरूर लड़ूंगा। लड़ते लड़ते इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, लेकिन मेरी लड़ाई कमजोर हिंदुस्तान की अक़लियत, मजलूम, हक से महरूम मुसलमानों की लड़ाई जारी रहेगी और ये लड़ाई रुकेगी नहीं। और ये कहना चाहता हूं, हम इस मुल्क के दूसरे दर्जे के शहरी नहीं हैं। हम भी इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं। जितना इस मुल्क पर नरेंद्र मोदी का हक है, उतना ही इस मुल्क पे अकबरुद्दीन ओवैसी का भी हक है। जितना इस मुल्क पर माथे पे तिलक लगाने वाले का हक है, उतना ही सर पे टोपी पहनकर चेहरे पे सुन्नत पालने वाले का भी है। इस मुल्क पर पगड़ी पहनने वाले ईसाई का भी, सिख का भी है, गले में सलीब लटकाने वाले ईसाई का भी है, पारसी का भी है। यह मुल्क किसी की एक की बाप की जागीर नहीं है। ना मेरी जागीर है, ना किसी गांधी खानदान की जागीर है, ना नेहरू खानदान की जागीर है, ना किसी रेड्डी खानदान की जागीर है, ना किसी राव के खानदान की जागीर है, ना नरेंद्र मोदी की जागीर है। यह मुल्क सबका है और इस मुल्क पे सबका बराबर का हक है। कहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस पर हमला करता है। मैंने अखबार में पढ़ा 2 दिन पहले कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी की आदत है, वो हिंदू भगवानों को बोलता है। नहीं, कभी भी नहीं बोले, हम ना बोलेंगे। अरे क्या भूल गए? इसी लाल दरवाजे की महाकाली की मंदिर 120 गज पर वहां के हिंदू आकर मुझे बोले, अकबर साहब हम बीजेपी के दरवाजे पर दस्तक दे देकर थक गए, फरियाद कर करके थक गए, कांग्रेस के पास भी जाके थक गए, टीडीपी के पास जाके थक गए, टीआरएस के पास भी जाकर थक गए, अब आपके पास आए हैं। ये बोनालू की पुरानी खदीम मंदिर है, इसके लिए आप ही कुछ करिए। तो क्या अकबरुद्दीन ओवैसी ने चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी कर कर
वो काम जो बीजेपी नहीं कराई, वो काम जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वाली जमात नहीं कराई, महाकाली को 10 करोड़ मंजूर करा के देने वाला अकबरुद्दीन ओवैसी है। क्या महाकाली हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस नहीं? फिर हम करवाए लाल दरवाजे, छतरी नाका, ओप्पूगुड़ा, कंदीकल गेट, गोलीपुरा, सुरा टाकिस के रहने वाले बीजेपी के चाहने वालों, तुमने बीजेपी को वोट दिया, तुमको क्या मिला? इन लोगों ने मुझे दिया, दवाखाने मिले, स्कूल मिला, सब कुछ मिला। क्या बीजेपी ने तुम्हारे बच्चों के लिए एक स्कूल बनाया? आपको जरूरत नहीं है बोलने की, उनको बोलने दीजिए। मेरा सवाल उनसे, लाल दरवाजे वालों, कोई स्कूल मिला? गोलीपुरा वालों, कोई दवाखाना मिला बीजेपी की तरफ से? कोई नौकरी मिली? अरे मैं कहता हूं, तुम मुझे अपना दुश्मन कहते हो ना, इतने स्कूल बनाया। अरे आज ऐलान करता हूं, एक स्कूल तुमको भी बना के दे दूंगा। वोट देते हो, दो या ना दो, वो तुम्हारा दिल है, ये हमारा दिल है। वो तुम्हारा ज़र्फ है, ये हमारा ज़र्फ है। आओ, अरे यहां खड़े रह के कह रहा हूं, आओ। अगर कोई संगम के लोग आएंगे, कहेंगे अकबर भाई स्कूल में टीचर की नौकरी दे दो, तो हिंदू को मैं अपने स्कूल में टीचर की नौकरी देने के लिए भी तैयार हूं। आओ, अगर गोलीपुरा सुल्तान शाही से कोई हिंदू आता है तो आए, ओवैसी हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल में नौकरी देने के लिए भी तैयार हूं। अरे हम सबको लेकर चलते हैं। लाल दरवाजा, गोलीपुरा, सुल्तान शाही, छतरी नाका, ओप्पूगुड़े की गुर्बत हिंदू राष्ट्र से दूर होने वाली नहीं है। बेरोजगारी सिर्फ नारे लगाने से नहीं होगी, गेरुआ परचम लेके जाने से नहीं होगी। 20 बरस पहले अगर तुम भी साथ हो जाते तो तुम्हारे पास भी 1-2-4 स्कूल बन जाते। अरे यही है, यही है। अरे हम काम कर रहे हैं। खुदारा, खुदारा, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, और बीजेपी, टीआरएस, कांग्रेस, टीडीपी, कोई भी हो, सुन लो, तुमसे डरने या घबराने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। ना तुमसे घबराते हैं, ना तुमसे डरते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी जेल जाने तैयार है, हाथों में हथकड़ियां पहनने तैयार है, पैरों में बेड़ियां पहनने तैयार है, अपने सीने पे गोलियां खाने तैयार है, पुलिस की लाठियां खाने तैयार है, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की कसम तुम्हारे सामने झुकने को तैयार नहीं है। इसलिए कि ये सर अल्लाह की बारगाह में झुकता है। और मुझे फख्र है कि मैं मुसलमान हूं, मुझे फख्र है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, मुझे फख्र है कि मेरे पास सबसे बड़ी ताकत है, और वो ताकत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हूं, किसी के बाप से डरने वाला नहीं हूं, ना ही कल के चाय वाले से डरने वाले, ना ही कोई योगी फोगी से डरने वाले हैं। अरे किसी से नहीं, हम अल्लाह से डरने वाले हैं।
अल्लाह को मानने वाले हैं, इज्जत, जिल्लत, शोहरत, मौत और हयात सब रब्बुल आलमीन के हाथ है, रब्बुल आलमीन के हाथ है। अल्लाह देने वाला। खुदारा आपसे भी कहूंगा, डरने वो घबराने की जरूरत नहीं है। डरेंगे? अरे हम जिंदा हैं, जब तक हम जिंदा हैं आपको डरने की जरूरत नहीं है। और जब वक्त आएगा तो अकबरुद्दीन ओवैसी सबसे आगे होगा, अपना सीना पेश करेगा, अपने पे गोली लेगा, पहले खुद मरेगा और अपनी लाश पर मिल्लत को खड़ाएगा। मिल्लत की लाश पे खड़े होकर क़यादत करने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। आप साथ दो, हम आगे बढ़ेंगे। अगर कोई समझ रहा है कि डराने से डरेंगे नहीं, वो दिन गए जब तुम बोलते थे और हम सुनते थे। अब हम बोलेंगे, तुमको सुनना पड़ेगा। सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला अकबरुद्दीन ओवैसी के 4 जुमलों की आतिश नवाई का तुम मुकाबला नहीं कर सकते। अभी मैं आप तमाम से यही अपील करूंगा कि 1 दिसंबर को मजलिस के हक में अपना वोट इस्तेमाल करना। इस मर्तबा बटन नहीं है, बैलेट है। पतंग के निशान पे ठप्पा, कागज को मोड़ना, डब्बे में डालना, एक एक वोट। मेरे भाई, क्या हमने 20% काम किया? क्या हम 50% काम करें? क्या हम 100% काम नहीं करें? तो फिर आपका भी तो फर्ज है ना 100% पोलिंग का, है या नहीं? मेरा हक आप पर है, आपका हक मुझ पर है, और हमारा हक हमारी जमात पर है। खुदारा अपने हक से लापरवाही ना करो, एक एक वोट को इस्तेमाल करो। समझो, एक एक वोट का इस्तेमाल करो। हालात नाजुक है, वक्त नाजुक है, और ये वक्त में हमको अपने वोटों की ताकत के जरिए अपने मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करना है। का पतंग तो फिल चुकी है, मांझा बेहतरीन है, फिलाना मुझसे बेहतर आप जानते हैं। जिनको ढील देना है ढील दो, जिनको खींचना है खींचो। 1 तारीख के दिन मजलिस का निशान पतंग है। आसमानों में सिर्फ पतंग 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 पतंग, सिर्फ पतंग नजर आना है। बस झुकाना है और जोरदार खींच मारना है, मजलिस को कामयाब करना है। वाखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।